नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, आज शनिवार है 19 अक्टूबर। बाजार में हमने पिछले हफ्ते काफ़ी तेज गिरावट देखी है। और दोस्तों, ये जो गिरावट हुई है इसको दोस्तों हम एक्चुअली कोई क्रैश या बड़ी फॉल का नाम नहीं दे सकते हैं। ये बुल मार्केट में 5-7% का करेक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो उसी तरह हम 6-7% का करेक्शन कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में ज़्यादा वक्त नहीं है कि आपको एक अच्छा डिसेंट करेक्शन 20 से 25% का करेक्शन जो है वो आपको दिख सकता है आने वाले 2-3 महीने में। अब आप बोलेंगे कि हर जो भी फॉल होती है उसको तुरंत मार्केट पिकअप कर लेता है और फिर एक नया हाई बना देता है और आप कह रहे हैं कि भाई फॉल होगी। दोस्तों, उसकी वजह क्या है कि बैकग्राउंड में कुछ फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो दोस्तों, चाइना का जो मार्केट है वो आज के दिन इंडिया के मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडिया का जो मार्केट है उसका जो वैल्यूएशन है वो अभी दोस्तों काफ़ी हाई है और ऐसे वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड मार्केट को जनरली एफआईआईज जो है वो प्रिफर नहीं करते हैं। साल भर पैसा रख के वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाया जा सकता क्योंकि ऑलरेडी हम एक पीक पे बैठे हैं। या तो हमारा मार्केट पहले कूल ऑफ हो 20-25%, तब एफआईआईज का जो इंटरेस्ट है हमारे मार्केट में फिर से दिखाई देगा। इससे पहले थोड़ा मुश्किल लगता है कि एफआईआईज जो है हमारे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब उससे भी बड़ा एक फैक्टर दोस्तों जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो क्या है वो आप समझ लीजिए। पहले रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था और यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरा यूक्रेन के साथ जुट गया, यूएस भी, और वो युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी बीच में हमास ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल ने हमास के ऊपर जो एक्शन लिया तो हमास लगभग ख़त्म हो गया। और इजराइल जो है हमास तक ही नहीं रुका, उन्होंने लेबनान में जाकर के भी हमले किए, काफ़ी बड़े बड़े कमांडर्स को मार गिराया। और ये सारे जो कमांडर थे हिजबुल्लाह के हों या जिस भी किसी आउटफिट के हों, हमास के हों, ये लोग दोस्तों इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है ईरान से मिलता है। और एक तरह से अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ईरान के ऊपर भी आता है। यही वजह थी कि पिछले दिनों 2 बार ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया और रिसेंटली इजराइल ने फिर से एक कमांडर को मार गिराया है हमास के। और ईरान ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है कि वो फिर से एक हमला इजराइल के ऊपर करेंगे। दोस्तों, ये जो लगातार हमलों का दौर चल रहा है इसमें इजराइल ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन दोस्तों वो हवाई बातें थी क्योंकि किसी भी देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो अंडरग्राउंड रहती है 40-50 मीटर नीचे, और उसको ध्वंस करने के लिए जिस तरह की मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ती है वो कैपेसिटी इजराइल के पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो ये मान लेना कि न्यूक्लियर वेपन की फैसिलिटी पे ईरान की इजराइल हमला कर देगा, वो थोड़ा सा मार्केट को हजम नहीं हुआ तो मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं किया। लेकिन अब जो इजराइल धमकी दे रहा है कि ईरान के ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर हमला करेगा, और इसको लेकर के यूएस ने भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया है। यूएस भी जो है वो चाहता है कि ईरान का दबदबा तेल में कम हो। तो इस तरह की जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं
इन चीज़ों में दोस्तों कब कौन सा देश न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। न्यूक्लियर वेपन का जो यूज़ है, ऐसा नहीं कि वो बहुत आसान है कि कोई भी कर लेगा, लेकिन दोस्तों मुश्किल भी नहीं है आज के दौर में जिस हिसाब से कन्फ्लिक्ट तैयार हो रहे हैं। अब मान लीजिए इजराइल ही अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट करता है, तो दोस्तों वहीं से 40 किलोमीटर दूर यूएई की भी ऑयल फैसिलिटीज़ है। अगर किसी भी कारण से कोई मिसगाइडेड मिसाइल यूएई के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनके ऊपर गिर जाती है, तो दोस्तों ये युद्ध जो है वो एक अलग रूप ले लेगा। और पिछले दिनों जिस तरह इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, उसमें उन्होंने एक मस्जिद के ऊपर भी काफ़ी बमबारी की थी, जिसको लेकर के अरब देश जो है वो थोड़े से लामबंद हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और दोस्तों एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इजराइल जो है वो चारों तरफ से कई देशों से घिरा हुआ है, जैसे लेबनान, यमन, टर्की, ऊपर से ईरान, और अगर कहीं यूएई खुदा न खास्ता इस झमेले में घुस जाए तो काफ़ी ज़्यादा रायता फैलने की आशंका है। और ये जो रायता फैल रहा है दोस्तों, इसके पीछे काफ़ी हद तक यूरोपियन यूनियन और यूएस का भी हाथ है। यूएस इसको लगातार हवा दे रहा है, और ये लगातार हवा देने की वजह से क्या है कि यूक्रेन जैसे देश या इजराइल जैसे देश ये समझ रहे हैं कि वो जैसा चाहें जब चाहें तो वो कर सकते हैं। पर दोस्तों एक बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि चारों तरफ से जब हमले होते हैं तो आयरन डोम, जिसको हम इजराइल का सबसे स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर ड्रिवन जो आयरन डोम है, जो मिसाइल को रोकता है, जिसको हम मानते हैं, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लगातार इतनी सारी मिसाइलें जब चलेगी तो आयरन डोम भी बहुत सारी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाए, न मार गिरा पाए। उस केस में दोस्तों इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। इजराइल के मिनिस्टर खुद ये बात मानते हैं कि ये कन्फ्लिक्ट जो है इसको पॉलिटिकली सॉल्व करना चाहिए, न कि मिलिट्री पावर दिखाना चाहिए। लेकिन नेतान्याहू जो है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको अपनी कुर्सी खतरे में नज़र आ रही है, तो वो अपने देशवासियों को दिखाना चाहते हैं। कुछ आपको याद होगा दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ 2019 में बालाकोट हुआ था, और बालाकोट होने के बाद जो सेंटिमेंट चेंज हुई थी वो काफ़ी 360 डिग्री का एक डिफरेंस आ गया था। उसी तरह कुछ इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ सेंटिमेंट उनके सपोर्ट में आ जाए। तो माचोइज्म दिखा रहे हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं है। और यूएस जो है वो लगातार इस सारे कन्फ्लिक्ट में ये चाहता है कि उसके हथियार बिकते रहें, लड़ाई चाहे जो भी लड़े। तो दोस्तों ये जो सिनेरियो बन रहा है, ये अगर आने वाले समय में बड़ा रूप ले लेता है, और साथ साथ चाइना का जो मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो काफ़ी सारे जो हेज फंड हैं, एफआईआई जो हैं, वो हमारे मार्केट से पैसा जल्दी जल्दी निकाल के या तो चाइना जैसे डेवलपिंग मार्केट में लगाएंगे, या फिर गोल्ड और अदर एसेट क्लासेस में पैसे को लगाएंगे, जहां उनका पैसा जियोपॉलिटिकल टेंशन के समय सेफ रहे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब एफआईआई बड़ी सेलिंग करने लग जाएंगे 10-15 हज़ार करोड़ की, तो दोस्तों डीआईएस के लिए भी ये संभव नहीं होगा कि वो उस सेलिंग को रोक पाए। और उसकी वजह ये है दोस्तों कि डीआईएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसआईपी करने वालों के बल पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर एसआईपी से ज़्यादा कहीं पैनिक में रिडम्पशन होने लग गए तो डीआईएस के लिए भी इस मार्केट को संभालना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और अगर एक तरफा सेलिंग आती है दोस्तों, तो अगर जो दोस्त पहले से शेयर मार्केट में है उनको ये पता है
कि मार्केट जब लोअर सर्किट लगाने लगता है तो काफ़ी बड़ी बड़ी फॉल हमको 8-10 दिन के अंदर दिखाई दे जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। लेकिन मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जो हकीकत है वो बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ये जो करेक्शन होगा या ये जो बड़ी फॉल आएगी, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी आपको इन्वेस्ट करने के लिए। हो सकता है मार्केट इसमें 23,000, 22,000 या 21,000 के लेवल को छूने के लिए जाए धीरे धीरे। लेकिन जनवरी फरवरी के आसपास जाके मेरे ख्याल से मार्केट एक बॉटम बना सकता है। उसके बाद दोस्तों ये जो मैं बात आपको कहने जा रहा हूँ इसका बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो बुल रन आएगा तो आप एक चीज़ कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 2020 में जो बॉटम बनाया था मार्केट ने 7,500 का, वहाँ से 21, 22, 23,000 जहाँ भी बॉटम बनता है मार्केट का, वो जितना डिफरेंस पॉइंट्स का होता है उतना ही बड़ा बुल रन आपको 2025 के मिडल से देखने को भी मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप इंतज़ार करें। अपना पोर्टफोलियो अगर आपका है और जो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करिए। ऑलरेडी हम एक टॉप बना के नीचे आ चुके हैं। मैंने पहले भी आपको जब वीडियो बनाया था तो ये कहा था आपको कि आप अपना पोर्टफोलियो को हल्का कर लें। देखिए दोस्तों, जब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ जाता है वो पेपर पे ही रहता है। और ऐसा ना हो कि अचानक कोई बड़ा करेक्शन आने के बाद आपका पैसा जो है पेपर पे ही रह जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और पैसा अगर आपने पार्क कर रखा है तो इतनी बड़ी फॉल आने के बाद आप एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट क्वालिटी शेयर्स में कर पाएंगे और जिससे कि आने वाले 3-4 साल में जो बुल रन आएगी उसका आप पूरा बेनिफिट उठा पाएंगे दोस्तों। निफ्टी 20 को लेने का भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हो सकती है जब मार्केट में कुछ इस तरह का करेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता था और आपको इतना ही बता रहा हूँ कि वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। कोई भी लॉन्ग पोजीशन आप इनिशिएट करते हैं तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप ओवरनाइट उसको ना करें। इंट्राडे में भी करते हैं तो स्टॉप लॉस के बिना ना करें। आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट में फ्यूचर्स किस तरह से अचानक अचानक नीचे को गिर जाते हैं और गिरने की वजह से आपको नुकसान लॉन्ग साइड में हो सकता है। एट द सेम टाइम दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मार्केट जो है एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा कि आप पुट लेके बैठ जाओ और सोचो कि बस कल ही सारा प्रॉफिट हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगी पुट। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब ये करेक्शन आएगा तो धीरे धीरे 2 से 3 महीने के पीरियड में आपको नीचे की तरफ धीरे धीरे मार्केट चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में ये होने वाला है। 2-4 दिन का काम ये चीज़ नहीं है। लेकिन वो समय बहुत नज़दीक है जहाँ से आपको शार्प करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेज फंड जो है वो चाइना की तरफ रुझान कर सकते हैं। वहाँ का मार्केट जो है अभी मैंने अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है उसकी वजह से भी ये मार्केट जो है डावाडोल हो सकता है। और जो सेफ हेवन है, जैसे आप खुद देख रहे हैं कि गोल्ड में कितनी तेजी है, सिल्वर में कितनी तेजी आ रही है, तो ये तेजी जो है ये बनी रहेगी दिवाली पर भी और आगे भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादातर लोग जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी एसेट क्लास चेंज कर रहे हैं, प्रेशियस मेटल्स में जा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है आपको पहले से उसके इंडिकेशन जो है
वो प्रेशियस मेटल में दिखाई देने लग जाते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती होगी। मदद मिलती है तो वीडियो को सॉरी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। सॉरी, थोड़ी खांसी हो रखी है। तो ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है दोस्तों, ना ही मैं सेबी से रजिस्टर्ड हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके काम करिएगा। मार्केट में जोखिम होता है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, आपको बताने के लिए कि आप अपनी जो पोजीशन है उसको देख लें जरा एक बार, और आने वाले समय में थोड़ा सा मार्केट को लेकर सावधान रहें दोस्तों। धन्यवाद। आशा करता हूँ आने वाले कुछ हफ्ते आपके लिए अच्छे हों। थैंक यू।